को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुदा पूछे बंदे से बता तेरी रजा क्या। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, आप लोग क्या सोच रहे हैं? यही ना, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ आज तो नया बताएगी मैम, कुछ नया इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलेगा। सो हाँ, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताई थी, आज हम लोग 11 के न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का गोल मेरा है डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए। हो सकता है कि आप लोगों को ये लंबा लेक्चर लगे, क्योंकि मैं ना हर एक लाइन को ना डीप में समझाऊंगी। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के बुक्स में ना पहला क्वेश्चन यही पूछा है, व्हाट इज साइंस। आप लोग सोच रहे मैम साइंस तो विज्ञान होता है, साइंस का भी कुछ मीनिंग होती है। हाँ होती है ना, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस को मतलब है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या होता है मैम? बॉडी ऑफ नॉलेज, किसी भी चीज को डीप में स्टडी किया और फिर जो प्रोवाइड करते हैं ना, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस के ना दो टाइप्स है, साइंस के दो टाइप है, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। मैम नेचुरल साइंस ये कैसे साइंस है? मैं बताती हूँ ना, ऐसी साइंस जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। मतलब मैम यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल कैसे होएगा? कोई भी चीज हर एक जगह कैसे एक्सेप्ट हो जाएगी? होती है ना, केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला, मैथ्स का कोई फॉर्मूला या कैलकुलेशन, कोई फिजिक्स का लॉ जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 + 2 करते हो तो 4 होता है। ऐसा तो नहीं है जो घर में 2 + 2 4 होता है और बाहर जाकर 2 + 2 6 हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ, केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला जो हर एक जगह ना सेम हो, स्कूल में अलग, घर पे अलग, ऐसा नहीं होता, सब सेम हो, उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल कहते हैं। नेचुरल साइंस को एग्जैक्ट साइंस भी कहते हैं। एग्जैक्ट साइंस क्यों कहते हैं? उसके एम्पेरिकल अप्रोच की वजह से, जिसको लैबोरेटरी टेस्ट किया गया हो, इसके वजह से उसको नेचुरल साइंस भी कहते हैं और उसको एग्जैक्ट साइंस भी कहते हैं, जो एग्जैक्ट आंसर आता है। बट मैम सोशल साइंस भी एग्जैक्ट होता है क्या? नहीं, उसका डिफरेंट होता होगा। हाँ होता है ना, डिफरेंट ही होता है। सोशल साइंस का मतलब होता है जो बिहेवियर पे डिपेंड करता हो, जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, इसीलिए उसको सोशल साइंस को बिहेवियरल साइंस भी कहते हैं। मैम बस सोशल साइंस में इतना ही, एग्जाम्पल नहीं दो? हाँ है ना, आप अपने फ्रेंड्स को ही देख लो, आपने फ्रेंड्स को पेन गिफ्ट किया, उसको ना बहुत अच्छा लगता है लिखना पढ़ना, तो वो खुश होएगा एकदम से ना, खुशी से ना आपको ना गले लगा लेगा। लेकिन वही पेन आप किसी और फ्रेंड को गिफ्ट करो जिसको इंटरेस्ट नहीं है, 2 थप्पड़ लगाएगा, बोलेगा अरे मेरे को थोड़ी ना ये सब पसंद है। वैसे ही किसी फ्रेंड को आप कुछ बोलो तो हो सकता है घर पे बोलो तो अच्छा रिएक्शन मिले उसका, लेकिन हो सकता है वो बाहर बोलो तो वैसा रिएक्ट ना मिले। सोशल साइंस का भी एक एग्जाम्पल आती है, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी वो चीज़ है जो मेंटल को स्टडी करा जाता है, माइंड को स्टडी किया जाता है, और सोशियोलॉजी जो सोसाइटी का बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, आपका बिहेवियर सोसाइटी में कैसा है लोगों के साथ। और नेचुरल साइंस को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सारे चीज़ें इसका एग्जाम्पल्स है। सो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। मैम मीनिंग, उसको तो अर्थशास्त्र कहते हैं हिंदी में। हाँ, इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र तो होता है, लेकिन हम लोग आज जानेंगे उसका मीनिंग क्या होती है, वो कहाँ से लिया गया है, कौन से वर्ड है वो। सो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो ग्रीक वर्ड से लिया है, ग्रीक वर्ड। इकोनॉमिक डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसको कहते हैं ओकोनोमिया। मैम ओकोनोमिया मतलब क्या होता है? ओकोनोमिया मतलब मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। मैम इकोनॉमिक का मतलब तो होता है नेशन वाइज स्टडी करना, जिसकी नेशन का इकोनॉमिक सिस्टम क्या नहीं। इकोनॉमिक का मतलब होता है बेसिक स्टार्ट हुआ है, जो एक इंडिविजुअल अपने हाउस होल्ड को कैसे मैनेज करता है अपने अर्निंग से,
जैसे कि आप अपने पापा को देखो, सैलरी आते ही मंथ के फर्स्ट डे जब वो अपना ना बजट तैयार करने लग जाते हैं, जो स्कूल फी में कितना जाएगा, बिजली का बिल में कितना जाएगा, या फिर पानी सब में कितना जाएगी, या फिर आप बोलो तो आपके हाउस को मैनेज करने के लिए कितना एक्सपेंस लगेगा, या फिर सेविंग्स में कितना लगेगी, या फिर इमरजेंसी खर्चे के लिए कितना हटाना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअली अपने हाउस होल्ड को कैसे मैनेज करते, देखो एक नेशन है, एक हाउस से बनता है, इंडिविजुअली पर्सन से होकर ही ना नेशंस बनती है। सो मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड कहते हैं उसको, और इकोनॉमिया मतलब मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। और इकोनॉमिक्स को ना बाय द पॉल सैमुएल्सन। मैम ये कौन इंसान है, इनके बारे में तो हमने कभी नहीं सुना। पॉल सैमुएल्सन भी ना एक इकोनॉमिस्ट है। मैम इकोनॉमिस्ट किसको कहते हैं, जो साइंस में कोई इनोवेशन लाते हैं, इन्वेंशन करता है, जिसको साइंटिस्ट कहते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स में कुछ नया लाता है, कुछ नया इन्वेंट करता है, उसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं। बाय द पॉल सैमुएल्सन इकोनॉमिक को क्वीन ऑफ सोशल साइंस कहते हैं, क्वीन ऑफ सोशल साइंस। मैम ये क्या है क्वीन ऑफ सोशल साइंस? सोशल साइंस ही एक इकोनॉमिक्स है, आपको तो पता ही है। वैसे ही पॉल सैमुएल्सन कहना चाहता है कि इकोनॉमिक ही ना क्वीन है सोशल साइंस की। अभी आप बोलोगे और क्या हो सकता है इकोनॉमिक का मतलब? इकोनॉमिक्स ये चीज को स्टडी करता है, एक ह्यूमन पर अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे सेटिस्फाई करते हैं। अभी देखो एक इंसान का ना कभी भी कोई विश ना हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाती, मतलब एक विश खत्म हुई दूसरी विश चाहिए उनको। जैसे कि एक बच्चे को ही देख लो, चॉकलेट्स मिल गई तभी उसको खिलौने चाहिए, खिलौने मिल गई तो कपड़े चाहिए होता है। वैसे ही एक पर्सन को जिसके पास में कार है उसको एक बंगलो चाहिए, जिसके पास में बंगलो है उसको एक बाइक भी तो चाहिए। ऐसी चीजें सब चाहिए, एक एसी चाहिए, एक फ्रिज चाहिए, बहुत कुछ चाहिए रहता है। किसी भी ह्यूमन का ना कभी भी वांट्स ना खत्म नहीं होता, बढ़ती ही रहती है, चाहे वो कितना भी कमा ले। एज कम्पेयर टू अर्निंग उसका वांट्स अनलिमिटेड ही रहता है। अभी मुकेश अंबानी को ही देखो, वो जितना भी कमाए, फॉर एग्जाम्पल वो कितना भी कमाते हैं, मान लो 10 करोड़ 20 करोड़, फिर भी उसके हिसाब से उनका वांट्स ना अनलिमिटेड होगा, कम पड़ ही जाता है पैसे। ये होता है इकोनॉमी। मैम मीनिंग तो होगा इकोनॉमी। अब क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशंस जो इकोनॉमिस्ट ने दिया है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है इकोनॉमी क्या होते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट ने बताया कि उनके हिसाब से इकोनॉमी क्या है। उसमें हम पहला इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के इकोनॉमिस्ट है वो है कौटिल्य। अभी आप कहेंगे मैम कौटिल्य कौन है? कौटिल्य को ही ना चाणक्य कहते हैं, और चाणक्य को ही विष्णुगुप्ता कहते हैं। चाणक्य जी के हिसाब से क्या थी इकोनॉमी? चाणक्य जी ने कहा है इकोनॉमिक को ना अर्थशास्त्र कहते हैं। मैम अर्थशास्त्र तो पता है हमको, हमने पहले ही पढ़ा है इसको पहला वीडियो में। हाँ पढ़ा तो है, बट कोई नए होंगे उनके लिए बता देती हूँ। अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, और शास्त्र का मतलब होता है साइंस। वेल्थ को कैसे अरेंज किया, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें ना अर्थशास्त्र में दिया है। एज पर द कौटिल्य's व्यू, वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक इम्प्लाइज करता है साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट को। मतलब वेल्थ को कहाँ से लाया जाए, कहाँ पे एक्सपेंस किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए पूरे वेल्थ को। अर्थशास्त्र में ये लिखा है। अर्थशास्त्र ना एक ट्रीटीज है। अभी आप लोग बोलेंगे मैम ये ट्रीटीज कौन सा वर्ड है, हमने तो कभी नहीं सुना है अभी तक। ट्रीटीज ना वो एक चीज होती है जो एक्सपर्ट्स लोग अपने नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं,
अर्थशास्त्र एक ट्रीटीज इसलिए है क्योंकि चाणक्य जी ने अपने पॉलिटिकल इकोनॉमी को प्रेजेंट किया है उसमें। इसके लिए अर्थशास्त्र एक ट्रीटीज है। एक्सपर्ट्स लोग जो लिखते हैं अपने नॉलेज को जिसमें प्रेजेंट किया है उसको ट्रीटीज कहते हैं। मैम ठीक है, अर्थशास्त्र का मतलब तो समझ गए। अभी कौटिल्यास का व्यू देखते हैं। कौटिल्यास ने ना 4 पॉइंट दिया है, की पॉइंट है उसका। पहला उन्होंने बोला है क्रूशियल रोल ऑफ गवर्नमेंट, क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। मैम ये क्या होता है, क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, उनके हिसाब से जब उनका राज्य चलता था राजा लोगों की, गुप्तास के टाइम पे, मौर्यास के टाइम पे, राजा के ना मेन इम्पोर्टेंट थी अपने राज्य में। राज्य को ना राजा लोग कंट्रोल करते थे कि उनका वेल्थ कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे नहीं, ये सारी चीजें मैनेज करता था राजा। और अभी के टाइम में गवर्नमेंट करते हैं। इसके लिए बोला गया गवर्नमेंट की ना मेन इम्पोर्टेंट रोल है अपने इकोनॉमिक सिस्टम में। और उसका सेकेंड पॉइंट है फोकस ऑन क्रिएशन, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ अ वेल्थ as the means to ensure welfare of the state, welfare of state। अभी आप लोग बोल रहे मैम ये क्या होता है, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ अ वेल्थ एज मीन्स टू एंश्योर ऑफ अ वेलफेयर ऑफ द स्टेट। मतलब कौटिल्य कहते थे एक अच्छा इकोनॉमी चलेगी कब, जब वेल्थ को कहाँ से क्रिएट किया जाए उस पर फोकस किया जाए। क्रिएशन ऑफ अ वेल्थ, पैसा कहाँ से लाया जाए उस पर फोकस किया जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए अपने राज्य के भलाई के लिए, अपने नेशंस के भलाई के लिए। उसको कहते हैं फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ अ वेल्थ एज मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। मतलब क्रिएशन ऑफ वेल्थ पे फोकस था उनका और वेलफेयर ऑफ द स्टेट पे फोकस करना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट, नीड्स एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर अ गुड गवर्नेंस। मैम ये एडमिनिस्ट्रेटिव गुड गवर्नेंस क्या होता है, मशीनरी समझ में नहीं आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी आप लोगों को, ये मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से समझाऊंगी। एग्जाम्पल दूंगी। एक सोचिए एक स्कूल है, बहुत बड़ी स्कूल है, बहुत अच्छी स्कूल है, लेकिन उसमें ना प्रिंसिपल्स अपने काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, उसके टीचर्स लोग अच्छे से पढ़ा नहीं रहे, उसके स्टाफ मेंबर्स लोग अच्छे से नहीं काम कर रहे। सोचिए उस स्कूल का क्या होएगा। उस स्कूल का हो क्या सकता है जब बच्चे को अच्छी नॉलेज ही नहीं मिल रही। वैसे ही इकोनॉमिक में एक गवर्नमेंट का ईमानदार होना, अपने काम के प्रति अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए बोला गया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है अच्छा चाहिए होता है। मतलब गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से करे, गवर्नमेंट को जिस चीज़ के लिए पैसे मिल रही है वो काम अच्छे करे, ईमानदारी से करे। जैसे कि रोड बनाने के लिए मिला तो रोड अच्छे से बनाए, अपने सोसाइटी को या फिर स्टेट को अच्छे से मैनेज करे, ये सारी चीज़ें। फिर चौथा पॉइंट ये कहता है कि इन्होंने ना कंपाइल किया है अपने नॉलेज को, मतलब कंपाइल और ना पॉलिटिकल नॉलेज, पॉलिटिकल इकोनॉमिक और अर्थशास्त्र। मतलब मैम ये क्या किया है इन्होंने, अर्थशास्त्र में क्या दिया है, उन्होंने ना अपने पॉलिटिकल आइडियाज, मतलब चाणक्य जी के जितने भी राजनीति थी उन्होंने ना वो सारी चीजें लिख दिया अर्थशास्त्र के। तो उन्होंने कहा है जो उनका जो पॉलिटिकल आइडियाज है वो सारे कंपाइल है एक जगह पे अर्थशास्त्र नामक बुक में। ये हो गया कौटिल्यास व्यू। अभी हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड डेफिनेशन, जो अब इंडिया के तो नहीं है बट फॉरेन के।
सो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिकल इकोनॉमिक के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन थे? वो थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोला जाता था। वो ना क्लासिकल टाइम पे थे, मतलब बहुत पुराने इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने एक बुक लिखी है, एन इंक्वायरी ऑफ नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। इन्होंने ये बुक 1776 में पब्लिश किया था। एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी है, एन इंक्वायरी ऑफ अ नेचर एंड कॉजेस ऑफ अ वेल्थ ऑफ अ नेशन, इन्होंने 76 में उनको प्रेजेंट किया। इसमें ना उन्होंने अपना व्यूज डाला है, इकोनॉमिक, एक अच्छी इकोनॉमिक कैसी होनी चाहिए। ये कहते हैं कि लेजेस फेयर होना चाहिए इकोनॉमिक में। मैम ये क्या कह दिया लेजेस फेयर? ये क्या होता है? दैट इज नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। मैम ये क्या हो सकता है? कौटिल्य ने तो बोला था गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट होती है। लेजिस फेयर का मतलब होता है नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्यों? एडम स्मिथ के हिसाब से ना गवर्नमेंट की अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेग्राउंड पे बच्चे खेल रहे अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से खेलते, वहीं पे अगर टीचर बार बार उसको गाइड करे तो ऐसा मत खेलो, वैसा खेलना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो उसमें क्या होगा? एक बच्चे की क्रिएटिविटी जो होती है ना वो रुक जाती है, और उसका इंडिपेंडेंट जो रहते हैं उनको ना लगता है नहीं इंडिपेंडेंट ना छिल रहा है, और क्रिएटिविटी इसके लिए रुकती है। वैसे ही इन्होंने कहा है जो एक मार्केट जो होती है ना, इकोनॉमिक मार्केट, उसमें ना गवर्नमेंट ना अननेसेसरी इंटरफेयर ना करे, अपना टांग ना अड़ाए। मतलब जहाँ पे जरूरी है वो पॉलिसी बनाए गवर्नमेंट, लेकिन मार्केट को ना नेचुरल वे में ना चलने देना चाहिए, जिससे इकोनॉमिकली ग्रोथ होगी। और इनका सेकंड पॉइंट थी कैपिटल एंड वेल्थ, कैपिटल एंड वेल्थ एक्युमुलेशन। मैम ये कैपिटल क्या होता है? वेल्थ का मतलब तो हमको पता है, हमारी संपत्ति, पैसे से रिलेटेड चीजें या एसेट्स। अभी कैपिटल क्या है? कैपिटल वो चीजें हैं जो बिजनेस में एक्सपेंस करते हो आप। फॉर एग्जांपल, आपके पास में 2 लाख रुपए हैं, उसमें से 50,000 आपने कैपिटल में बिजनेस में एक्सपेंस किया। वो जो 50,000 अलग से एक्सपेंस किया ना, वो कैपिटल है, बट टोटल वेल्थ है। 2 लाख रुपए आपका वेल्थ है। तो एडम स्मिथ के हिसाब से कैपिटल वेल्थ को कैसे एक्यूमुलेट करना चाहिए, वो सारी चीजें इकोनॉमिक्स है। और इनका थर्ड पॉइंट है नेचर्स लॉ ऑफ इकोनॉमिक। मैम ये क्या है? नेचर्स लॉ ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। मैम ये अफेयर क्या होता है? अफेयर का मतलब होता है एक्टिविटी। इनका कहना था कि उनको एक मार्केट को ना उसके नेचर्स लॉ के हिसाब से चलने दो, उसकी एक्टिविटी जो है ना जैसे चल रहे चलने दो। हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी ना ग्रोथ हो, गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। ये पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड है। और चौथा पॉइंट है डिविजन्स ऑफ लेबर। डिविजन्स ऑफ लेबर मतलब मैम लेबर को कैसे डिवाइड करें? उसको काट थोड़ी ना देंगे, नहीं, लेबर को ना उसके स्किल के हिसाब से ना डिवाइड कर दो। मतलब एक टीम है, एक इंडस्ट्री से, उसमें जिसको जो चीज़ में स्किल अच्छी है, जो चीज़ में जो एक्सपर्ट है, उसको वही काम दो तो अच्छे से कर पाएंगे। अभी देखो, एक फाइनेंस में जो एक्सपर्ट है उसको मैन्युफैक्चरिंग में बैठाओगे, और मैन्युफैक्चरिंग में जो एक्सपर्ट है उसको सेलिंग में लगाओगे, तो कुछ इम्बैलेंस नहीं हो जाएगी? अच्छा लगेगा क्या? अच्छा से प्रोडक्शन होएगा क्या? नहीं। जो एक्सपर्ट मैन्युफैक्चरिंग में है उसको वही काम दो, जो फाइनेंस से रिलेटेड अच्छा कर सकते हैं उसको फाइनेंस से ही रिलेटेड काम दो। इसको कहते हैं डिविजन्स ऑफ लेबर। और एक एग्जांपल ले सकते हैं,
एक कार बनाने के लिए, मानो एक ही इंसान कार बना रहा है, वही इंजन बना रहा है, वही कार के डिजाइन्स कर रही है, पेंटिंग्स कर रही है, टायर्स बना रही है, तो क्या कार अच्छी बनेगी? टाइम बहुत ज़्यादा लेगी, लेकिन हो सकता है क्वालिटी अच्छी ना हो। लेकिन वहीं पे अगर एक टीम मेंबर है, उसमें से एक पर्सन कार का डिज़ाइन कर रहा है, एक पर्सन टायर बना रहा है, एक पर्सन मशीन्स बना रही है, इंजन्स बना रही है, पेंटिंग कर रही है, तो कार ना बहुत अच्छी बनेगी। इसको कहते हैं डिविजन्स ऑफ लेबर। ये हो गया एडम स्मिथ का डेफिनेशन। और एडम स्मिथ को ना फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे थर्ड डेफिनेशन। इन्होंने ना पूरा इकोनॉमिक का पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज कर दिया। मतलब कैसे? ये जो हमने पहले दो डेफिनेशन पढ़ा कौटिल्य और एडम स्मिथ का, वो था वेल्थ से रिलेटेड। उन्होंने सिर्फ वेल्थ पे फोकस किया। बट अभी जो पढ़ेंगे ना वो है वेलफेयर ओरिएंटेड, मतलब लोगों की भलाई से रिलेटेड। अभी ये डेफिनेशन किसने दिया है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इनको ना नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैम क्लासिकल समझता है, नियो क्लासिकल के बाद वाले जनरेशन, जैसे कि ना ये मॉडर्न ना ही क्लासिकल है, बट बीच में, उसको नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं। अल्फ्रेड मार्शल नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा था उसमें, क्या है इकोनॉमिक्स। उस बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में पब्लिश हुआ था। अभी इन्होंने ना इस बुक में डिफाइन किया इकोनॉमिक्स क्या है। इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स ना मैनकाइंड को ना स्टडी करता है, ऑर्डिनरी मैन को स्टडी करता है, उसके बिजनेस लाइफ को स्टडी करता है। मतलब सिर्फ बिजनेस को नहीं, बट वो डेली लाइफ में कैसे मैनेज कर रहा है अपने अनलिमिटेड वंस को, अपने वेल्थ को कैसे अरेंज कर रहा है, ये सारी चीज़ें ऑर्डिनरी पर्सन से रिलेटेड है। और इनका की पॉइंट है स्टडी, पहला स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। मैम ये ऑर्डिनरी मैन क्या है? ऑर्डिनरी मतलब होता है कॉमन, हम तुम जैसे लोग जो है, मतलब इंडिविजुअली पर्सन। अभी इन्होंने कहा है जो ऐसे लोगों को स्टडी करो जो कॉमन हो, वो अपने कॉमन लोग अपने लाइफ में, डेली लाइफ में क्या करते हैं अपने पैसे के साथ, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर इन्होंने कहा है इकोनॉमिक इज अ बिहेवियरल साइंस। मैम ये तो हमने सुना बिहेवियरल साइंस है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर का भी कैसे बिहेवियर को, वो सोसाइटी में कैसे लोगों से बातें करती है, ये सबको नहीं ज़्यादा स्टडी करता। ये फोकस करता है फाइनेंस से रिलेटेड। एक ह्यूमन यानी कि मैं या तुम अपने फाइनेंस, अपने वेल्थ को कैसे मैनेज करते हैं ना, उस पर फोकस किया इन्होंने। इसीलिए इकोनॉमिक इज अ ह्यूमन बिहेवियर साइंस है। फिर इन्होंने दिया इनका तीसरा पॉइंट स्टडी ऑन मटेरियल वेलफेयर। मैम मटेरियल वेलफेयर क्या है? देखो ये एग्जांपल मैं देती हूँ। मटेरियल वेलफेयर, एक पर्सन है, समझ लो मैं ही एक हिमालय पे गई, वहाँ पे आराम से तपस्या कर लो, अच्छा व्यू है, अच्छा सब कुछ है, शांति मिल रही है मुझको, क्या ये मटेरियल वेलफेयर है? वेलफेयर तो है बट मटेरियल वेलफेयर नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी मिल रही है, मुझे शांति मिल रही है, ये वेलफेयर है, मेरे अच्छा हो रहा है मेरे साथ। बट मटेरियल वेलफेयर मतलब मैं पैसे से रिलेटेड जो काम करती हूँ, मतलब मैं अपने डेली लाइफ में कैसे अरेंज कर रही हूँ पैसे को, पैसे से रिलेटेड चीज़ें कहाँ से अरेंज कर रही हो, लैंड कहाँ से खरीद रही हो, ज्वेलरी कहाँ से खरीद रही हो, या फिर कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हो, ये सारी
चीज़ें मटेरियल वेलफेयर में आती है। फिर इन्होंने चौथा चीज कहा है, इकोनॉमिक्स जो है ना, नॉट अ सिंपली वेल्थ, नॉट अ सिंपली वेल्थ। मैम इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ नहीं है। हाँ वही तो ये कह रहे हैं, जो पहले लोगों ने जो फोकस किया है सिर्फ वेल्थ 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 वेल्थ, पैसे चाहिए, पैसे 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 पे फोकस किया। बट इन्होंने कहा है कि सिर्फ वेल्थ नहीं है, वेलफेयर है। वेल्थ को वेलफेयर में कन्वर्ट करो, वेल्थ को वेलफेयर में प्रोवाइड करो, लोगों को भलाई के लिए यूज करो। ये इकोनॉमिक के इनका हो गया 4 पॉइंट्स। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मैसेज करें। अभी हम लोग लास्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे जो लेनार्ड रॉबिन्स ने दिया है। इन्होंने एक बुक लिखी है, एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वेल्थ ऑफ साइंस, of science, economical science, sorry। इन्होंने जो बुक लिखी है वो 1932 में प्रोवाइड किया है, मतलब पब्लिश किया है। और इन्होंने अपने इसमें ना डिफाइन किया है, जो रिलेशनशिप बताया अनलिमिटेड वांट्स का और स्कैर्स रिसोर्सेज का, ह्यूमन बिहेवियर कैसे मैनेज करते हैं उसका, और अल्टरनेटिव यूजेस कैसे होती है। इनका 4 पॉइंट है, की पॉइंट। इनका जो पहला की पॉइंट है ना, डेफिनेशन से रिलेटेड इनका की पॉइंट भी है। ह्यूमन वांट्स को ना एंड्स कहते हैं, आर अनलिमिटेड। मतलब ये कह रहा है ऐसा कोई ह्यूमन नहीं है जिसका वांट्स लिमिटेड हो। वांट्स ना हमेशा अनलिमिटेड होती है। एक पर्सन का वांट्स कभी भी ना खत्म नहीं होती, हमेशा ना स्ट्रगल चलती रहती है। कल कोई कुछ नहीं कमाता था, वो कहता था 10,000 रुपये कमा लो बस लाइफ से। आज वो 20 लाख कमा रही है, फिर भी उनका रिसोर्सेस ना कम पड़ रही है उनके वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और इसका सेकंड पॉइंट इसी से रिलेटेड है, कंपैरेटिवली रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। पैसे जो है ना कम पड़ती है, वांट्स बहुत ज़्यादा है ह्यूमन लाइफ में और पैसे कम है, रिसोर्सेस उसको पूरा करने के लिए ना कम पड़ रही है। ये दोनों जो है ना पॉइंट, यही दोनों की वजह से ना इकोनॉमिक में इम्बैलेंस होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन इन्होंने सॉल्यूशन दिया है, जो ये बॉन्ड्स वगैरह जो है अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज भी कम पड़ती है, लेकिन इसको अरेंज किया गया है। मतलब बॉन्ड्स जो है ना ग्रेडेबल है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। अभी आप लोग बोल रहे हो ये क्या है, जब वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज कम पड़ रही है, ये सारी चीजें की वजह से क्रिएशन होता है, क्रिएट होता है प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। बट सॉल्यूशन इन्होंने दिया है, वांट्स जो है ना ग्रेडेबल है एक पर्सन का। वांट्स जो है ना, हम अपने वांट्स को ना ग्रेड दे सकते हैं कि हमें पहले क्या चीज़ चाहिए, हमारा पहला प्रायोरिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना खिलौने भी चाहिए दान करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। बट कुछ बच्चे को ना एजुकेशन की भी ज़रूरत है, एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है, तो मैं क्या बोलूँगी, खिलौना कर देती हूँ बस हो गया, नहीं ना, वो तो ग्रेड दे सकते ना
हम पहले एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, बाद में पैसे आएगी तो खिलौने गिफ्ट कर देंगे। ऐसे ही एक फॉर एग्जांपल आपके पापा के पास में पैसे कम है, एग्जांपल आप स्कूल की फी भी देनी है और उनको कार भी लेनी है, तो क्या बोलेंगे वो, नहीं नहीं कार पहले लूँगा फिर स्कूल का फी दूंगा। ऐसा नहीं होता ना, उनके लिए प्रायोरिटी आप लोग हो, वो अपना बिजनेस बाद में रखते हैं। सो वो बोलेंगे पहले स्कूल का फी देते हैं, फिर पैसे आएगी तब कार का सोचेंगे। वैसे ना प्रायोरिटी के बेसिस पे ना हम ना अपने वांट्स को ना ग्रेड दे सकते हैं, पहले मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर पैसे आएंगे तो ये चाहिए, फिर अगर पैसे रहते तो ये चीज़ ले लेंगे। ये एक सॉल्यूशन है। और दूसरा है मीन्स को यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिवली। मतलब मैम ये क्या है, मीन्स को अल्टरनेटिवली में कैसे यूज करते हैं, पैसे को बार बार यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। अभी देखो एक पैसे पे मानो ऐसा रहता जो ये पैसे सिर्फ स्पेसिफाई किया रहता जो यही चीज के लिए यूज होगा, तब तो प्रॉब्लम आती ना। इसीलिए ना पैसे जो है ना हम कभी भी किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिवली यूज किया जाता है उसको। जब हमको जो चीज के लिए जरूरत है वो चीज खरीद लो पैसे से। ये है लार्नर रॉबिन्स का पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो मुझे बताना। सो थैंक यू सो मच। लाइक करें अगर पसंद आया हो तो, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।